हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बी नाइस फॉर बेटर लाइफ। आज के इस वीडियो में हम 800 जीके सीरीज का पार्ट 4 देख रहे हैं, जिसमें कि 50 प्रश्नों को हम आज देखेंगे। बाकी के प्रश्न अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आपके आगामी आने वाली परीक्षाओं में काफी लाभदायक सिद्ध होंगे। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो देर न करते हुए आज हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं, जो कि कहता है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहाँ स्थित है? हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा बृहद एवं लघु हिमालय के बीच। उत्तर होगा बृहद एवं लघु हिमालय के बीच। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? इसका उत्तर होगा जस्ता। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में देश का पहला दिया सलाई बनाने का कारखाना सन 1921 में किस स्थान पर स्थापित किया गया था, जो आज भी सुचारू रूप से चल रहा है? इसका उत्तर होगा अहमदाबाद, गुजरात में। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? इसका उत्तर होगा 1600 डिग्री सेल्सियस। 1600 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, संध्या काल में सर्वाधिक लाल दिखने वाला मेघ कौन सा होता है? संध्या काल में सर्वाधिक लाल दिखने वाला मेघ उत्तर होगा पक्षाभ मेघ। उत्तर होगा पक्षाभ मेघ। हमारा अगला प्रश्न है, तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका उत्तर होगा तीसरा स्थान। अगला प्रश्न है, वेंगुएला की धारा कैसी होती है? वेंगुएला की धारा कैसी होती है? तो इसका उत्तर होगा ठंडी महासागरीय धारा। ठंडी महासागरीय धारा। दोस्तों, वेंगुएला महासागरीय जलधारा है, जो दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट के साथ उत्तर की ओर बहती है। यह एक महासागरीय जलधारा है जो दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के साथ उत्तर की ओर बहती है। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रकार के मौसम में नुकीली पत्ती वाले वन पाए जाते हैं? किस प्रकार के मौसम में नुकीली पत्ती वाले वन पाए जाते हैं? इसका उत्तर होगा साइबेरिया। इसका उत्तर होगा साइबेरिया। हमारा अगला प्रश्न है, ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। हमारा अगला प्रश्न है, वन संसाधन संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? एक बार और रिपीट कर देता हूँ, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा देहरादून। उत्तर होगा देहरादून। हमारा अगला प्रश्न है, भारत किसके कारण एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है? भारत किसके कारण एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है? इसका उत्तर होगा अक्षांशीय विस्तार के कारण। अक्षांशीय विस्तार के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, कोइलकारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कोइलकारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड के सिंहभूम जिले में स्थित है। यह झारखंड राज्य के सिंहभूम जिले में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहलाता है? या कौन सा भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहलाता है? तो छोटा नागपुर का पठार भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहलाता है। उत्तर होगा छोटा नागपुर का पठार। हमारा अगला प्रश्न है, कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में स्थित है? कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में स्थित है? उत्तर होगा कर्नाटक में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा औषधि या परतदार। औषधि या परतदार चट्टानों। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है या कौन सी है? भारतीय जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, इसका उत्तर होगा पवनों का विपरीत स्वभाव, जो कि सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। हमारा अगला प्रश्न है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? या तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर होगा कोरोमंडल।
हमारा अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर का पठार किस संसाधन में समृद्ध है? छोटा नागपुर का पठार किस संसाधन में समृद्ध है, यानी कि सबसे ज्यादा पाई जाती है? वो संसाधन है खनिज संसाधन। हमारा अगला प्रश्न है, कोपली किसकी सहायक नदी? कोपली जो है किसकी सहायक नदी है? इसका उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कौन मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है? कौन सा कृषि पदार्थ जो कि आयात मद है? उत्तर होगा खाने योग्य तेल। उत्तर होगा खाने योग्य तेल। हमारा अगला प्रश्न है, नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर स्थित है? गरुड़ नेवल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? उत्तर होगा कोच्चि में। उत्तर होगा कोच्चि में। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे पहले पद्म श्री पाने वाले धावक का क्या नाम था, या क्या नाम है सबसे पहले पद्म श्री पाने वाले धावक? उत्तर होगा मिल्खा सिंह, जिन्हें 1961 में पद्म श्री से नवाजा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, ओजोन परत कहाँ अवस्थित है? ओजोन परत कहाँ अवस्थित है? इसका उत्तर होगा समताप मंडल में ओजोन परत अवस्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किस मंडल में होता है? वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किस मंडल में होता है? उत्तर होगा क्षोभ मंडल में। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की प्रधानता है या सबसे ज्यादा पाई जाती है? दोस्तों इसका उत्तर होगा नाइट्रोजन, जो कि लगभग 70% पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा उच्च मेघ कहा जाता है, या किसे उच्च मेघ कहा जाता है? तो पक्षाभ मेघ को उच्च मेघ कहा जाता है। उत्तर होगा पक्षाभ मेघ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का क्या कारण होता है? समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का क्या कारण है? उत्तर होगा अभिवहन। उत्तर होगा अभिवहन। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली किस नदी का थाला सबसे बड़ा है? दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली किस नदी का थाला सबसे बड़ा है? इसका उत्तर होगा गोदावरी। उत्तर होगा गोदावरी। अगला प्रश्न है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? इसका उत्तर होगा उष्णार्ध पतझड़ वन। उष्णार्ध पतझड़ वन। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? उत्तर होगा 11%। 11%। अगला प्रश्न है, किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? उत्तर होगा अरस्तु ने। उत्तर होगा अरस्तु। हमारा अगला प्रश्न है, नदियों में जल प्रदूषण की माप कैसे की जाती है, या नदियों में जल प्रदूषण को कैसे मापा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, अलमती बांध, जिसे हम अलमती डैम कहते हैं, किस नदी पर है? तो अलमती डैम कृष्णा नदी पर है। अगला प्रश्न है, रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में स्थित नगर कौन सा है? रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में स्थित नगर कौन सा है? तो उत्तर होगा हनोई। हनोई, जो कि वियतनाम की राजधानी। अगला प्रश्न है, माकासार जल संधि किनको अलग करती है? माकासार जल संधि किसको अलग करती है? तो उत्तर होगा ये जावा एवं सारावाक को अलग करती है। जावा एवं सारावाक। अगला प्रश्न है, न्यूमर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यूमर द्वीप कहाँ स्थित? इसका उत्तर होगा बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न है, लैपीज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? लैपीज जो है इस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है। उत्तर होगा कार्स्ट। उत्तर होगा कार्स्ट। अगला प्रश्न है, 1948 औद्योगिक नीति में सरकारी नियंत्रण के क्षेत्र में रखे गए उद्योगों की संख्या कितनी थी? 1948 की औद्योगिक नीति में सरकारी नियंत्रण के क्षेत्र में रखे गए उद्योगों की संख्या कितनी थी? इसका उत्तर होगा 18। लेकिन वर्तमान में केवल 2 ही रह गए हैं, जिसमें से पहला परमाणु ऊर्जा और दूसरा रेलवे परिचालन है, जो कि सरकारी नियंत्रण में यही उद्योग 2 है।
अगला प्रश्न है, कांगो नदी घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? कांगो नदी घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? इसका उत्तर होगा भूमध्य रेखीय जलवायु। भूमध्य रेखीय जलवायु। हमारा अगला प्रश्न है, सन 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी? सन 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी? इसका उत्तर होगा शिव समुद्र में। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? उत्तर होगा मानसरोवर झील। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलवायु ज्वालामुखी पर्वत कोटीपैक्सी कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटीपैक्सी कहाँ स्थित है? तो ये फिलीपींस में स्थित है। उत्तर होगा फिलीपींस। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिप हो जाती है? कौन सी ऐसी मिट्टी है जो ईंट की तरह कठोर हो जाती है सूख जाने पर और गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? इसका उत्तर होगा लेटराइट मिट्टी। उत्तर होगा लेटराइट मिट्टी। हमारा अगला प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा मत्स्य पालन से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? तो ये कपास के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। उत्तर होगा कपास। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? कौन सी मिट्टी जो है जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो ये काली मिट्टी ही है जो जैव पदार्थों से भरपूर होती है। हमारा अगला प्रश्न है, किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुआ है? किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुआ है? तो ये मिट्टी है काली मिट्टी। हमारा अगला प्रश्न है, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसमें कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? वो मिट्टी है काली मिट्टी। वो मिट्टी है काली मिट्टी। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर होगा रेगूर। जो स्थानीय नाम है काली कपासी मिट्टी का नाम है रेगूर। तो दोस्तों, ये हमारा आज का 50 प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।